Hello everyone. Good evening, sir. Good evening. evening, sir. Very good evening all. ओके तो बताइए आज क्या करना है आप लोगों को। हम लोगों का रिवीजन तो हो चुका है पूरा कंप्लीट। तो व्हाट कैन वी डू टुडे? कोई टॉपिक है आप लोगों का जो कि अभी सही से ना हुआ हो तो देख लेंगे। इज देयर एनी टॉपिक? Sir, thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं, या कोई और है किसी का तो बताओ। थर्मो के अलावा कुछ थर्मो करना है? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। कुछ जो है ऐसे करते हैं, रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं डिफरेंट। मैंने थर्मो में क्या चीज़ वीक है बताओ, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है स्पेशली? कोई पर्टिकुलर टॉपिक थर्मो में, या रैंडम क्वेश्चन कर लें? बताइए क्या करना है। थर्मो में कोई टॉपिक है तो बताओ पर्टिकुलर, या फिर रैंडम क्वेश्चन कर लें कुछ। Sir, questions कर लेते हैं. क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कुछ रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड पेपर आप लोगों के अभी चल रहे हैं स्कूल में? सबके चल ही रहे होंगे एग्जाम, या होने वाले होंगे? ठीक है, तो ऐसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं। बाकी आपका रिवीजन वगैरह हो गया है तो ऐसा करेंगे, मेरे ख्याल से क्लास को थोड़ा ब्रेक देते हैं बीच में, सो दैट आप जो है स्कूल की तैयारी कर लो। उसके बाद फिर हम जो है थोड़ा और क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी आज कुछ ट्राई कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस। तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर ले लेते हैं, मेरे ख्याल से थर्मोडायनेमिक्स से ले लेते हैं। चलो उसके क्वेश्चन ही कर लेते हैं, या कुछ और लेना है बताओ स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर पेपर तो हो गया। पेपर हो गया? सर पहला Yes, sir, फिजिक्स का। kinematics. अच्छा, कुछ लोगों का हो गया है, कुछ का शायद बाकी होगा, या हो गया सबका? अभी बचा है सर। अभी बच्चा कब सर। कब है आप लोगों का? अच्छा, अभी कुछ अलग अलग डेट पे होगा सबका मेरे को लगता है। चलो ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। चलो हम्म, कुछ ऐसे करते हैं कि स्कूल लेवल पे कर लेते हैं ताकि बाकी लोगों के काम भी आ जाए, जिनके स्कूल एग्जाम होने वाले हैं उनके काम आ जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं और लेट अस सी। अच्छा, एक ये तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप बता ही दोगे। एक कार है आपकी, और ये जो है इस पे, ये कार जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कल में घूम रही है, और इस पे एक पेंडुलम टंगा हुआ है जिसकी लेंथ L है और बॉब का मास M है। सस्पेंडेड है कार में। कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस R विद अ कांस्टेंट स्पीड V। तो आपको बताना है अगर पेंडुलम स्मॉल ऑसिलेशन करता है इन रेडियल डायरेक्शन, अगर रेडियल डायरेक्शन में स्मॉल ऑसिलेशन करता है तो व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। आपको बताना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा पेंडुलम का। पेंडुलम इज डूइंग ऑसिलेशन इन रेडियल डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना आएगा?
डन सर। डन। अरे यार, आपका मैंने क्वेश्चन किया थर्मोडायनेमिक्स वाला, आपने जो क्वेश्चन बताया था ना उस दिन, तो उसमें यस सर। ए उतरा है, बार बार मैं 2 बार ट्राई किया, ए आ रहा है उसमें लास्ट में आंसर में, जो एनर्जी मेथड अगर हम लगा रहे हैं तो। यस सर। आपका भी ए फंस रहा था क्या? जी सर। सर एक उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले तो, क्योंकि वो एडियाबेटिक होगा तो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, हम्म तो उसको डिफरेंशिएट मार देते हैं एक बार। तो अब हम्म। वो प्रोडक्ट रूल से यह खुल जाएगा। और वैसे हाँ भी ठीक अगर है। वो याद ही होगा तो डी पी बाई डी वी होता है माइनस गामा पी पी बाई बाई वी। वी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एस एच एम है, तो जो हम्म हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे होंगे वो स्मॉल ही होगा। हम्म। तो डीपी को मतलब अगर इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड पे, अच्छा तो अच्छा। डेल्टा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू हम्म माइनस गामा पी अपॉन वी लिख सकते हैं। हम्म। क्वेश्चन में दिया ही था कि इनिशियल जो स्टेट थी वो पी पी नॉट और वी नॉट। नॉट था, हाँ पी नॉट तो वी नॉट उसी था। उसी के टर्म्स में निकालना था। हम्म और वर्क का फॉर्मूला होता है डेल्टा डेल्टा पी वी अपॉन गामा माइनस वन। हम्म। क्योंकि यहाँ पे पी भी छोटा है वी भी छोटा है, तो जो डेल्टा होगा वो डिफरेंशिएशन जैसा वो खुलता है वैसे ही खुल जाएगा। हम्म। तो पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, हम्म। इसको सॉल्व कर रहे थे ना, तो इसमें से गामा कट जा रहा था। गामा माइनस वन, वन माइनस गामा ऐसा कुछ आ रहा था जो मेरे को ध्यान आ रहा यस है। सर। यस सर, वो कट जा रहा था आपस में, और जो माइनस साइन था वो भी कट जा रहा था। तो हमारे पास सिंपल एक इक्वेशन आ रही थी। फिर क्योंकि इसमें डेल्टा वी आ रहा था, तो क्योंकि हम्म उसका एम्पलीट्यूड ए है और उस पिस्टन का सरफेस एरिया एस दिया था, हम्म तो वहां से हम डेल्टा वी निकाल सकते हैं। ए इंटू एस दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म। बिल्कुल ये सर उससे। उससे हम्म। उससे लगभग आ ही गया था, पर उसमें मेरा एक एक्स्ट्रा 4 आ रहा था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मेरे तो ए भी फंस रहा था साथ में, मैंने 4 भी आ रहा था शायद उसमें, और भी कुछ फैक्टर था। सर मैंने ए को हटाने के लिए क्या किया कि डिनोमिनेटर में ए आ रहा था। उसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा, वॉल्यूम बना दिया यस। होगा उसमें। यस सर, ऊपर नीचे एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ हाँ, वो अगर करेंगे तो फिर 4 फंस रहा होगा वहाँ पे। यस सर, फिर 4 आ रहा था। सर तो या फिर तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमने कंसिडर नहीं की है। अच्छा, चलो उसको मैं एक बार दोबारा फिर एक बार और ढंग से सोचता हूँ, क्योंकि उस एंगल से तो नहीं आ रहा, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, वो आंसर वहाँ फंस रहा है बीच में। यस सर, फोर्स वाले से तो बहुत आसानी से आ गया था। 4 से तो हाँ आई जाएगा। चलिए देखते हैं उसको। तो इसका आंसर निकालिए सब लोगों ने, क्या आंसर आया इसका? जी इफेक्टिव जो आएगा इसमें कितना आएगा? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाकी लोगों का यही आ रहा है? ये जी इफेक्टिव आ जाएगा, और टाइम पीरियड आपका 2π√L/g हो जाएगा, जी इफेक्टिव इनफैक्ट, राइट? यस सर। ओके, तो ये हम ऐसे कर लेंगे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आपका एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में है, तो हमें जो है नेट एक्सेलरेशन चाहिए होता है वेक्टर फॉर्म में, तो हमने वेक्टर ऐड किए हैं एक्चुअली। तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट आया है वो इतना आ गया है, और यहाँ से सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। तो आई होप कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। एक चीज है कि क्या नाम बोलते हैं, तो अभी देखते हैं। तो ऐसे करते हैं, रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी कर लेते हैं, ताकि आपके जो है सब चीज़ कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे। तो मैं कहीं से भी उठा रहा हूँ रैंडम क्वेश्चन, तो ताकि आपको, आप तो सब कुछ पढ़ ही चुके हो, तो आई थिंक यू कैन डू इट इजीली, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन है कि आपकी एक बोट है, इट इज ट्रेवलिंग इन द रिवर। बोट है, इट इज ट्रेवलिंग इन अ रिवर। बोट इज ट्रेवलिंग इन द रिवर विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along the stream, 10 meter per second along the stream, flowing with a speed of 2 meter per second. From this boat a sound transmitter is lowered into the river, एक ट्रांसमीटर को लोअर किया into the river through a rigid support. Wavelength of the sound emitted inside the water is, इसकी जो वेव निकलती हैं उसकी वेवलेंथ इज 14.45 mm,
इनसाइड द वाटर है ये, ठीक है। एंड आपको बताना है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय रिसीवर। ये साउंड हो सकता है ऐसे निकाल लो, शब्द जैसे भी निकाल रहा हो साउंड। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय अ रिसीवर केप्ट इनसाइड डाउन स्ट्रीम। फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय रिसीवर केप्ट इनसाइड, इनसाइड मतलब इनसाइड वाटर होगा, इनसाइड डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो है कितना आपका वो होगा, ठीक है। इसमें जो आपको डाटा दिया हुआ है, जो आपको रिक्वायर होगा, आपको डाटा दिया हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ द वाटर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 10 to power 3 kg per meter cube, bulk modulus of the water is 2.088 10 to power 9 पास्कल। ये सब डाटा आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें जो डिटेक्टर है वो कितनी स्पीड डिटेक्ट करेगा। सर रिसीवर की स्पीड क्या है? रिसीवर में बस इन्होंने लिखा है कैप्ट इनसाइड, तो मेरे ख्याल से रेस्ट पे ही होगा। सर डाउन स्ट्रीम भी तो लिखा है। डाउन स्ट्रीम तो उसका मतलब ये होगा कि अप स्ट्रीम ये हुआ आपका, यानी यहाँ पे रखा हुआ है कहीं पे रिसीवर, यहाँ पे रखा हुआ है। ओके सर। One zero zero 696 hertz. 10069 into 10 to power नहीं आ रहा समथिंग, वन जीरो जीरो 669 इतना ही है। सर एक और 6 है एंड में। एक और 6 है, यानी कि 1.00696 10 to power 5। ये आएगा आंसर करेक्ट। कैसे किया आपने? डन सर। कर दिया, कैसे किया? सर सबसे पहले तो फ्लूइड के अंदर स्पीड निकालेंगे साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। क्या फॉर्मूला है ये? बी बाय रो। यस सर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? लगभग 1.45 into 10⁻³
यानी कि 1450। लगभग इतना रहा, ठीक है। फिर इसकी वो निकालेंगे फ्रिक्वेंसी, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। v इक्वल टू म्यू लेमडा, ठीक है। तो लेमडा पता है आपको, तो म्यू आ जाएगा। यस सर। कितना आ रहा है? एफ नॉट मतलब ये है ना, कितना आ रहा है? 10⁵. अच्छा, इससे डिवाइड कर 10⁵, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप ये किया होगा, यहाँ पुट किया होगा, यस सर। ठीक है। अब v अब कितना लिया है यहाँ पे, जो आपने निकाला है वो लिया होगा। यस सर। और ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में है तो 0 आ जाएगा, अपॉन में v माइनस वी एस। यहाँ पे v कितना लिया है? यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगी ना आपकी, पानी मूव कर रहा है तो ऐसे हो जाएगा ना केस, ये वाला जो केस होता है आपको, विंड वाला केस होता है ना जैसे हमारा, तो यस सर। विंड फ्लो करती है तो हम उसकी स्पीड ऐड करते हैं, अगर इसकी तरफ आ रहा हो, ऑब्जर्वर की तरफ आ रही हो विंड, ऐसे यहाँ पे पानी इस तरफ को आ रहा है, तो आपको ये स्पीड पानी की ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये 1450 प्लस कितना स्पीड हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है पानी की स्पीड, तो 1450 प्लस 2 कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी यही हो जाएगा, 1452 हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। सोर्स की स्पीड कितनी दी हुई है हमें, 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको 10 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व किया होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से, है ना? Yes, sir. ओके, तो 1452 डिवाइड बाई 1442 आ जाएगा ये, और 10⁵ तो ऑलरेडी है ही आपके पास, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर। ठीक है, नाइस। बाकी लोगों को भैया समझ एफ में आ नॉट 10⁵ कैसे हुआ? गया? एफ नॉट 10⁵ कैसे हुआ, ये हमने यहाँ से निकाला ना, पहले हमने स्पीड निकाली थी, साउंड की स्पीड ये आ गई, और यस फ्रीक्वेंसी सर। हमें लेमडा हमें पता है, लेमडा ये है हमारी, ओके सर। तो v इक्वल टू एफ लेमडा लगा दिया, एफ नॉट आ गया यहाँ से। ठीक है, यस। ओके। तो ये डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन हो गई एक तरह से, यहाँ पे हमने डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन लगा दी। अच्छा, अब एक इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है इस किताब में, एक कुछ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर नाउ पुल्ड अप इनटू द एयर। दोनों को, रिसीवर को और ट्रांसमीटर को, एयर में लिया है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पुल्ड आउट इन एयर, पानी से निकाल के पानी में, एयर में लिया है, पुल्ड आउट इन एयर, राइट। एंड एयर इज ब्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिवर स्ट्रीम। उसकी स्पीड ये है और ये अपोजिट टू द स्ट्रीम है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिटेक्टर बाय द रिसीवर। अब आपको बताना है कि एफ कितना होगा रिसीवर का। आपको जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस दिया हुआ है, या मोलर मास बोलो, ऑफ द एयर इज 28.8 10⁻³ kg पर मोल। यह है मास ऑफ द एयर, मोलर मास ऑफ द एयर। और गामा का वैल्यू जो एयर के लिए है 1.4 दिया हुआ है, गामा का वैल्यू इज 1.4। और टेम्परेचर ऑफ द एयर भी 20 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर जो है एयर का 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बस ये डाटा दिया हुआ है आपको। तो अब आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी।
Done, sir. डन। इसमें कितना आंसर आया? 1.03040 into 10⁵ hertz. ओके, करेक्ट है। डन। इसमें फ्रीक्वेंसी सेम रखी होगी जो पहले थी फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट आपको पता है, इसमें 10⁵ ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी तो जो है सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। तो फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी। एफ इक्वल टू एफ नॉट, वही फॉर्मूला लगेगा, वी प्लस वी ओ वी माइनस वी एस। और एफ नॉट यहाँ पे 10⁵ दोबारा आ जाएगा। वी आपको निकालनी पड़ेगी, वी जो है गामा आर टी बाई एम से निकालना पड़ेगा आपको। वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर, कितना वैल्यू आया ये? 344. 344। कैलकुलेटर से निकाला है या खुद निकाला है? जेई में कैलकुलेटर अलाउड है क्या आजकल? नो सर। अच्छा, स्क्रीन पे कैलकुलेटर नहीं आता ना वहाँ पे? अभी वो सिस्टम नहीं आया ना वहाँ पे ऐसा? नो सर, बस ओलंपियाड में होता है लाइव। ओलंपियाड में अलाउड है। अच्छा, जेई में भी कर देना चाहिए, कॉलेज में तो अलाउड ही होता है कैलकुलेटर। चलिए, तो इसमें वी प्लस वी ओ जो है आपका, ये आपको निकालना है। यहाँ पे जो है फिर ये आपकी एयर फ्लो कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, एयर उल्टी जा रही है तो माइनस करनी पड़ेगी एयर की स्पीड यहाँ पे साउंड से। मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस होगा, फिर आपका कितना है 5, आई थिंक यहाँ पे माइनस किया होगा आप लोगों ने, और यहाँ भी माइनस किया होगा, फिर प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर तो वही रहेगी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द सोर्स आपका इसकी तरफ आ रहा है तो ये माइनस ही लेना पड़ेगा आपको, तो -10 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इधर कोई आ रहा है और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर, सॉरी ये आपका डिटेक्टर है और ये आपका एमिटर है, ये साउंड एमिट कर रहा है, तो ये इधर की तरफ आ रहा है तो उसको वही साइन लेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो v माइनस ही लेंगे, तो यहाँ पे हमारा -15 हो जाएगा। ऊपर हो गया ये 339 और नीचे हो गया 15 माइनस करोगे तो 329। इसको सॉल्व करना है बस, और हमारा 10⁵ तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको मैं 10⁵ कर देता हूँ। 10⁵ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन organ pipe beats with first overtone of closed pipe with beat frequency equal to 2.2 hertz. The fundamental frequency of closed pipe is
110 hertz. Find length of the pipes. Pipes and velocity of the sound is 330 meter per second. So 1 meter, 3 by 4 meter. 1 meter and 3 by 4. नहीं बहुत एक मिनट हाँ L1 यस 0.75 तो सही है और दूसरा वाला भी लगभग सही है 100.6 सेंटीमीटर. दिस इज इन मीटर. ये सर इतने आ रहा था. ओके बाकी लोग भी निकाल लो कितना आएगा. आया बाकी लोगों का. नो सर. नहीं आया अभी. First overtone of an open organ pipe beats with the first overtone of a closed pipe. ओपन है एक और एक क्लोज है. फर्स्ट ओवरटोन यानी कि सेकंड हार्मोनिक की बात चल रही है ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. तो उसका ओपन वाले का तो क्या होता है V/2L होता है उसका मल्टीपल NV/2L होता है ना ओपन के लिए. तो सेकेंड वाले का हो जाएगा 2V/2L यानी कि V/L. ये इसकी सेकेंड ओवरटोन होगी सॉरी फर्स्ट ओवरटोन होगी
और ये क्या करता है, क्लोज पाइप के फर्स्ट ओवरटोन के साथ बीट। क्लोज पाइप का होता है हमारा फॉर्मूला 2n+1 v/4l, ऐसे होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला तो हो जाएगा v/4l, और सेकंड ओवरटोन की बात चल रही है, फर्स्ट ओवरटोन सॉरी, ये तो फंडामेंटल हुआ। फर्स्ट ओवरटोन आपका हो जाएगा 3v/4l, इसकी फ्रीक्वेंसी ये आएगी, फर्स्ट ओवरटोन में इसकी ये आएगी, L1 और L2 मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जो है ये क्या बोल रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमारा 2.2 है। बीट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इनका ये है, तो ये जो है 3v/4l माइनस v/l प्लस माइनस 2.2 होगा, है ना। या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या तो ये ज़्यादा होगा या फिर ये ज़्यादा होगा। एक इक्वेशन तो ये बनी। दूसरा क्या बोल रहा है ये, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप इज 110। 110 है क्लोज पाइप की फंडामेंटल, क्लोज वाले की फंडामेंटल मतलब ये आपको 110 दी हुई है इसकी वैल्यू। तो देखो क्या कर सकते हो आप इससे। इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखा है आपको, दे रखा है ना, फिर तो काम हो जाएगा हमारा। आपको ये पता है, और इसकी फंड तो यहाँ से एल आ जाएगा डायरेक्ट इसका। इसका जो ये एल है, L2 है तो डायरेक्ट ही आ जाएगा आपका इस डाटा से। L2 निकाल लो पहले तो सीधा। v/4l2 आपका 10 है, v आपको पता है पर 110 है, और v आपको पता है, तो L2 तो डायरेक्ट आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो L2 की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है 0.75। L2 आ गया आपके पास। अब इस इक्वेशन से अब L1 निकाल लो। L1 की दो वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, इसमें आंसर दोनों दिए हुए हैं। इसमें लिखा है तो ये होगा या फिर ये होगा। L2 तो ये होगा, लेकिन L1 इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। निकाल लोगे L1 अब। हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो L1 निकल जाएगा अब तो। यस सर। आंसर क्या है? L1 ये है ना आपका भैया, तो ये होगा L1 की वैल्यू, या फिर ये आएगी, दोनों है। L2 ये है। ठीक, यस। ओके। एक और क्वेश्चन है कि एक आपकी एयर है, ये ओपन पाइप में एयर इन द पाइप क्लोज एट वन एंड is made to vibrate in second overtone close pipe का by tuning fork of frequency equal to 440 हर्ट्ज। ये ट्यूनिंग फॉर्क आपने यूज किया है और उसने इसको सेकंड ओवरटोन में ऑसिलेट कराया। स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। एंड करेक्शन में बी नेग्लेक्टेड, तो कोई एंड करेक्शन नहीं लेनी, नॉर्मल फॉर्मूले लगाने हैं आपको। अब ये कह रहा है इफ पी नॉट इज मीन प्रेशर एट एनी पॉइंट in the pipe
and delta P naught, the maximum amplitude of pressure variation. ये क्या है? Maximum amplitude of pressure variation. Find A, length of air column. पहले तो ये निकाल लो, ये कितना आएगा? सर एफ सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल। एफ जो है सेकंड ओवरटोन, कैसे बोला कि ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है। इनफैक्ट ये फ्रीक्वेंसी है, ये ट्यूनिंग फॉर्क की है, और इसने इसको सेकंड ओवरटोन में भेजा है। सर 37.5 सेंटीमीटर। 37.5, just a minute. No,
कैसे कर रहे हो आप लोग? कैसे कर रहे हो आप लोग? सर जो सेकंड ओवरटोन में वेव लेंथ आएगी उसकी, हाँ, क्लोज है, तो हाफ पे उस पर एक एयर कॉलम बनेगा जहाँ पे वो वेव वेव का नोड नोड आएगा, वहाँ पे प्रेशर वेव का एंटी नोड आएगा। तो एक तो बेस में और एक λ/2 पे आ जाएगा। अच्छा, ये मान लो फर्स्ट हुआ फिर सेकंड हुआ, ठीक है, फिर सर इसके बीच का वही तो बताना था, एयर कॉलम। ये लेंथ बतानी थी आपको। एयर कॉलम मतलब ये लेंथ हुई ना। तो क्या क्या किया आपने ट्राई? या फर्स्ट ओवरटोन? सेकंड ओवरटोन। एक मिनट सर। बाकी लोग समझ पा रहे हैं क्या करना है? बाकी लोगों को आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? कुछ क्लियर हो रहा है? बताओ भाई, कर रहे हो या नहीं कर रहे बाकी लोग? ये टफ लग रहा है? कर रहे हो? पॉइंट 9375। यस, 93.75 सेंटीमीटर। ये सब मीटर बताया मैंने। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो निकाल लेंगे। फिर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, और यहाँ पे ये V/4 है, अलग अलग 3V/5 V/5 वाला केस आएगा मेरे ख्याल से। ये 440 इक्वल टू 5V/4L, ये वाला केस है ये। आपको V पता है, यहाँ पे L चाहिए आपको। L आपका हो जाएगा 5V/4 इंटू 440। मेरे ख्याल से सॉल्व करेंगे तो ये आपका 110 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 110 से 3 टाइम्स ये चला जाएगा, 4 टाइम्स ये चला जाएगा, तो 15/16। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ रहा है, 15/16 ही आ रहा है आपका। यस सर। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 0.93 मीटर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? एक बार और बता दीजिए। सेकेंड ओवरटोन था ना ये। सेकेंड ओवरटोन का मतलब आपके ओपन पाइप में क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है। यस सर। फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इससे? V/4L। सेकेंड हार्मोनिक 3V/4L। सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक 5V/4L। अब इसमें ये फर्स्ट ओवरटोन होगी और ये सेकेंड ओवरटोन होगी। तो यानी हमें सेकेंड ओवरटोन का दिया हुआ था कि जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी इतने में वो सेकेंड ओवरटोन लाता है यहाँ पे। तो यानी सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होगी। ट्यूनिंग फॉर्क ने इसको कराया ऑसिलेशन। तो यानी ये फ्रीक्वेंसी जो सेकेंड ओवरटोन की है ये 440 होनी चाहिए। सॉरी, हाँ 440 होनी चाहिए। मैंने इसको 440 कर दिया सेकेंड ओवरटोन को, वहां से L निकाल लिया। क्लियर?
सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम pressure at open end of pipe. सर ओपन एंड में दोनों बताना है, मैक्सिमम मिनिमम? हाँ, दोनों प्रेशर बताने हैं कि मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। सर ओपन एंड में तो एक ही प्रेशर होगा। हाँ, तो वही तो आंसर है। तो कितना होगा? सर 0। 0 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कितना बोलेंगे? जीरो तो प्रेशर एम्पलीट्यूड आया होगा ना आपका। यस सर। प्रेशर कितना होगा? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर यहाँ दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना यहाँ पे कितना होगा आंसर। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? P0। P0, क्योंकि मीन प्रेशर को P0 बोल रहा है ना वो। आपका जो प्रेशर है वो P0 प्लस माइनस डेल्टा P होगा इस पे, एज पर क्वेश्चन के हिसाब से। अब जहाँ पे आपका नोड एंटी नोड बनेगा वहाँ तो मैक्सिमम इतना चेंज होगा, जहाँ पे आपका एंटी नोड होगा प्रेशर का, है ना, वहाँ पे इतना चेंज होगा। P0 माइनस डेल्टा P होगा या P0 प्लस डेल्टा P होगा। और उसके जो बाकी जैसे एंटी नोड आपका यहाँ पे बनेगा, प्रेशर का एंटी नोड कहाँ पे बनेगा? ये हमने जो बनाया डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड बनाया है ऐसे, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, तो प्रेशर का क्या होगा? यहाँ पे नोड होगा। तो अगर आप प्रेशर के लिए बनाओगे तो ऐसा बनेगा ग्राफ कुछ, ठीक है, जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे जो है आपका प्रेशर चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे प्रेशर का क्या बन रहा है? प्रेशर का नोड बन रहा है। यहाँ प्रेशर विल बी डेल्टा P विल बी 0, तो यहाँ पे P विल बी P0, ठीक है। अगर वो यहाँ पे पूछता, मैंने यहाँ पे नहीं, जो इसका देखें प्रेशर का, यहाँ पे अगर पूछता आपसे तो ये प्रेशर का एंटी नोड होता, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो P प्लस माइनस डेल्टा P होगा प्रेशर एंटी नोड पे। और अगर इसके बीच में कहीं पूछेगा तो फिर आपको फेज से निकालना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना होगा, वो फिर अलग क्वेश्चन हो जाएगा अगर इसके बीच में पूछेगा। तो इसमें ये कंसेप्ट था यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे एंटी नोड होता है, वहाँ प्रेशर का नोड होता है, मैंने आपको बताया था ये चीज़, है ना। और वहाँ पे जो वैल्यू आपकी आती है डेल्टा P 0 हो जाएगा वहाँ पे, अगर यहाँ पे नोड है तो। और डेल्टा P 0 होने का मतलब यहाँ प्रेशर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर जो होगा हमारा एटमॉस्फेरिक ही रहेगा हमेशा। आई होप ये सब लोगों को क्लियर हो गया है बात, या कोई डाउट है? यस सर। क्लियर है? ओके। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा ये जो है इतना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का दे रहा हूँ मैं आपको। आपकी एक रॉड को पिवट कर दिया गया है यहाँ पे, इसका मास m है, लेंथ l है, और इसको यहाँ पे इसके अबाउट एंड के अबाउट पिवट कर दिया गया है यहाँ पे।
तो इसका टाइम पीरियड बताना है आपको ऑफ द ऑसिलेशन, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। सर क्वेश्चन क्या है? ये एक रॉड है और रॉड को यहाँ पे पिवट कर दिया गया, मैंने हिंज कर दिया यहाँ पे, और इसका ऑसिलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन कितना होगा। ओके सर। टू पावर रूट 12/3 जी। चेक करता हूँ मैं अभी। बाकी लोग भी निकालो तब तक फटाफट से, मैं चेक करता हूँ इसका आंसर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन कहाँ है। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? इसको बेसिक कंसेप्ट से करना पड़ेगा बिल्कुल, जैसे हमने पेंडुलम के लिए ड्राइव किया था, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ निकालना पड़ेगा, आई अल्फा निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे आई देखना पड़ेगा, आई कितना होगा रॉड का, उससे निकलेगा ये, उससे निकलेगा। हमारे क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलो निकाल लेते हैं अभी, निकाल लेते हैं अभी। बाकी लोग निकाल लो एक बार, 1-2 मिनट और ले लो, फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है, फिर सॉल्व करें इसे। आंसर क्या आ रहा है? मैं वही देख रहा हूँ आंसर पहले क्वेश्चन तो मिले मुझे। हाँ ये रहा क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखता हूँ क्या है। हाँ 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 हाँ, ये है आपका सिंगल चॉइस, करेक्ट है ये। अच्छा 9 का आंसर है बी, π√7L/3g। आपका कितना रहा था? ऐसा लगा रहा है। अलग आ रहा है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल pivoted about point O as shown in the figure. It is slightly rotated from the mean position. Perform the angular synchronic motion for the pendulum. Determine the time period of the oscillation. हाँ यही आ रहा है इसका आंसर। आपने कैसे वो क्या है, मतलब तरीका वही लगा है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा करके गया? यस सर, चेक करता है एक मिनट। चेक करना एक बार। अच्छा इसमें कुछ और है यार, ये क्वेश्चन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको सही हो गया आपका, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा था। ये इसमें इन्होंने एक्चुअली एल लिया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस लिया हुआ है। एल जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है इसमें, तो उसके टर्म में है ये, है ना। बाकी लोग वैसे ही निकालो, लेंथ के टर्म में निकालो। इसमें एल अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिफरेंस होगा तो तब आंसर आ रहा है आपका।
बाकी लोग तो तब ट्राई करो, इसका आंसर क्या है। टी इक्वल टू आई अल्फा करेंगे हम लोग। टी यहाँ पे क्या होगा, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो टी आपका आ जाएगा, यहाँ पे एम जी फोर्स काम करेगा आपका, तो टी तो वही आ जाएगा जो पहले आता था, एम जी एल साइन थीटा। अगर आप थीटा डिस्प्लेस करोगे इसे तो एम जी एल बाई टू साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एल बाई टू डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जो लोगे एम जी का, वो इस पेज पे कर लेता हूँ मैं। एम जी यहाँ पे काम करेगा, आपने थीटा से डिस्प्लेस किया है, तो आपको डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो आपका टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एम जी इंटू एल, विच इज़, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एल बाई टू होगा डिस्टेंस, तो ये एल बाई टू कॉस और एल बाई टू साइन थीटा, यानी कि ये एल बाई टू साइन थीटा होगा। दिस इज योर टॉर्क। और आई अल्फा में टॉर्क को आई अल्फा के बराबर करना है। आई कितना होगा इस केस में, आई बताओ कितना होता है इस केस में। 1/3 ml²। ओके, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू एल्फा, तो यहाँ से हमारा एल्फा आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू थीटा वगैरह कर लेंगे, तो ये सब कट जाएगा यहाँ से, एल से एल काट लो, ये आ जाएगा 3g/2l, तो ये चीज़ आपकी ओमेगा स्क्वायर हो गई, यहाँ से आपका ओमेगा आ गया, और टाइम पीरियड आपका आ गया 2π/ओमेगा, यानी कि ये। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। यस सर। तो बिल्कुल फंडामेंटल से करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं 2 इक्वल टू 2π√l/g कर लो और l को l/2 ले लो, ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। फंडामेंटल से करना है बिल्कुल। वो कहते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो पेंडुलम वाला फॉर्मूला लगा लो, सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे मान लो, तो गलत हो जाएगा कि इनर्शिया भी तो चेंज हो रहा है आपका, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा इससे करके देखो एक बार, ये जो इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एल इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे देखो आंसर आ रहा है क्या, ये आंसर बन रहा है, टाइम पीरियड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास। हाँ, सेंटर ऑफ मास से इतना डिस्टेंस पे है ये हिंज पॉइंट जो आपका है, तो क्या इतना आंसर आ रहा है, π7l/3g। सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है, आपने पहले एक्सिस थ्योरम लगा दी है। सर इसकी लेंथ 2l ले लेंगे ना सर। लेंथ 2l लेंगे, नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा इसमें यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एंड लेंथ l पाइवटेड फ्रॉम द पॉइंट एज शोन इन द फिगर, लिखा तो उन्होंने रॉड है, लेकिन बना एक पत्थर सा रखा है इसमें क्वेश्चन में, किताब में। इट परफॉर्म एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द सिंपल पेंडुलम, इसको रॉड मत मानो, आप ऐसी बॉडी मान लो, जनरल बॉडी, उससे करके देखो। तो सर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया नहीं आएगा फिर, है ना, तो गड़बड़ क्वेश्चन है। तो अगर आपका, आप जो कर रहे होगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हो, टॉर्क तो आपका आ जाएगा इसमें, वही आ जाएगा एम जी और एल साइन थीटा, टॉर्क तो ये आ जाएगा इस बार, क्योंकि डिस्टेंस एल दिया हुआ है आपको, एल साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू आई अल्फा। अब आई कितना लोगे यहाँ पे, आई आपका हो जाएगा अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका ml²/12 होगा, और प्लस, अच्छा यहाँ पे एल नहीं दिया हुआ, लेकिन एल क्या है, इसमें गड़बड़ है यार क्वेश्चन में, कुछ से छोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसमें करेंगे ये कि हम लोग, अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पता है, तो हम यहाँ पे जो भी होगा ml²/12 प्लस ml², ये हमारा आई हो जाएगा, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट जिसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, इनटू अल्फा करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे हमारा अल्फा कितना आएगा। तो ये किसी भी केस के लिए हो सकता है, इट कैन बी फॉर द रिंग ऑल्सो, फॉर द डिस्क ऑल्सो, किसी भी में हम ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, निकाल लेंगे। यस सर। ओके, तो हम ये निकाल सकते हैं इजीली। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।
आपका एक ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम ऑफ लेंथ L, मास m, इस मास m, लेंथ L has spring constant K attached at a distance L below the point of suspension। यहाँ पे एक स्प्रिंग है और ये हो सकता है ये पेंडुलम आपका जो है रॉड वगैरह होगी यहाँ पे, या तो स्प्रिंग कांस्टेंट के यहाँ पे अटैच किया हुआ है एट अ हाइट h, डिस्टेंस h बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे डिस्टेंस h है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, अज्यूम दैट रॉड ऑफ लेंथ L इज रिजिड। ये लेंथ जो रॉड है वो रिजिड है और मासलेस है। आपको बताना है यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? क्या करना है, टॉर्क निकालना पड़ेगा इसमें और आई अल्फा के बराबर करना पड़ेगा। टॉर्क यहाँ पे एम जी एल का तो होगा ही, एम जी का टॉर्क भी होगा और साथ में जो के एक्स फोर्स लगेगा उसका भी टॉर्क होगा। दोनों का टॉर्क निकालना पड़ेगा आपको।
ऐसा कुछ आंसर रहेगा। डन सर। डन, सही है आंसर। यस सर। ओके, वही करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेस करो यहाँ पे थोड़ा सा, फिर देखो क्या क्या फोर्स लगेंगे इस पे। यहाँ पे डिस्प्लेस करोगे तो क्या क्या लगेगा इस पे फोर्स, mg तो लगेगा ही लगेगा, साथ में यहाँ पे ये फोर्स लग जाएगा kx। अब x निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो ये x है आपका, kx फोर्स लगेगा। अब मैं टॉर्क निकालूँ अगर इस पॉइंट के अबाउट, mg का टॉर्क तो डायरेक्ट आ जाएगा mg इंटू एल साइन थीटा, वो तो हमेशा यही आ रहा है। अगर ये एल लेंथ है, एल कैपिटल एल है ना, यहाँ पे कैपिटल एल ले लेते हैं, mg एल साइन थीटा इसका टॉर्क आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से एल साइन थीटा होता है हमारा, तो एल जी एल साइन थीटा आ गया। अब इसका टॉर्क लोगे जब इसके अबाउट, तो डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, आप फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये h है आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये थीटा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, सब बाकी लोग बताओ क्या आएगा, कितना लूँ यहाँ पे डिस्टेंस ये वाला। बताओ। साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा x अपॉन h, और लिमिट कर देंगे उसको थीटा टेंड टू 0 पे, कर सकते तो हो, थीटा डायरेक्ट आ जाएगा। कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो, या फिर ये ऐसे करोगे, एम जी एच कॉस थीटा आएगा, उसका सॉरी एच कॉस थीटा आएगा, तो उसका टॉर्क क्या आ जाएगा, के एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे x कितना होगा आपका, x आपका हो जाएगा यहाँ पे h की टर्म में अगर मैं लिखूँ तो कितना हो रहा है यहाँ पे, h टेन थीटा या h बाई टेन थीटा आ रहा है, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा नहीं आ रहा, साइन आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो x आ रहा है वो h साइन थीटा आ रहा है, तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर साइन थीटा इंटू, ये मैंने किसकी वैल्यू पुट करी है, इसकी वैल्यू पुट करी है अभी, x की वैल्यू h साइन थीटा, तो h स्क्वायर साइन थीटा हो गया इंटू k, तो यहाँ था ही ऑलरेडी, और कॉस थीटा था यहाँ पे ऑलरेडी, ये आया। अब आपको पता है आपके एंगल बहुत स्मॉल हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम छोटे एंगल के लिए करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, एंड कॉस थीटा कितना होता है 1, स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगी एम जी एल थीटा प्लस के एच स्क्वायर थीटा, तो एम जी एल इंटू प्लस के एच स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, एम जी एल प्लस के एच स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो टॉर्क आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको आई अल्फा कर लेंगे, आई आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर, पॉइंट मास है क्योंकि यहाँ पे, एम एल स्क्वायर ले लेंगे इंटू एल्फा, तो आपका यहाँ से ये आ गया। तो इसको फिर इक्वेट करेंगे जब, तो आपका फिर एल्फा आ जाएगा समथिंग इंटू थीटा, और वो समथिंग क्या होगा हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा, तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। ये तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए काम आएंगे जब एडवांस वगैरह की तैयारी करोगे, जेई मेंस वगैरह में तो नहीं आ रहे ऐसे क्वेश्चन आजकल, थोड़ा बहुत आते हैं लेकिन कम आते हैं, एडवांस में काम आएंगे आप लोगों के। ठीक है, चलो तो ठीक है, अभी सब लोग यार पेपर हैं, सबके पहले तैयारी कर लो पेपर की, फिर करते हैं कुछ प्रैक्टिस वगैरह, थोड़ा सा आप 1-2 हफ्ते पहले तैयारी करो ढंग से, पेपर दो ढंग से पहले, ठीक है। तो बाकी टॉपिक पढ़ लेना, मैंने 1-2 टॉपिक के क्वेश्चन कराए आपको, भी वेव्स के कराए, थोड़ा सा एसएसएम के कराए, और आपका थोड़ा सा ये मैंने क्लियर किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थोड़े से क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, तो ठीक है पहले पेपर दो सब लोग, फिर देखते हैं इसको, राइट। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो बाकी लोग वो ले सकते हैं, लीव कर सकते हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर एग्जाम्स ऑल्सो।
यस। सर रजिस्टर का है पर पूछो। सर ए बी सी डी 4 पॉइंट बना लीजिए स्क्वायर में, अच्छा, और स्क्वायर है। इनमें यस सर, और एक एक रजिस्टर लगा दो सबके बीच में। ठीक है। सर ए डी से सामने एक पॉइंट मान लो पी, इधर को? ए डी के बाहर नहीं सर, ए डी से परपेंडिकुलरली बाहर। इधर हाँ सर, यहाँ बीच में, इधर कोने तो में कहीं ही? भी बना लीजिए। अच्छा, कहीं भी बना लूँ, ठीक है। फिर पी पॉइंट है ये। यस सर, एक एक रजिस्टर। एक ठीक है, अब क्या करना है? स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई? यस सर, स्क्रीन कैसे चली गई? अब आई? यस सर। ओके, अब बताओ। सर ए पी के बीच में एक रजिस्टर है, बी डी के बीच में एक रजिस्टर है। ठीक है। वैसे सिमिलरली बी सी के साइड में क्यू है, वहाँ भी 2 रजिस्टर हैं। बीसी के साइड में क्यू है, यहाँ भी 2 रजिस्टर है। अच्छा, और पी क्यू को हमने पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। तो सर अगर सारे रजिस्टर इक्वल हुए तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी और बी सी में करंट नहीं जाएगा। सारे रजिस्टर अगर इक्वल हुए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एडी और बीसी में करंट नहीं जाएगा? हाँ, बोल सकते हैं, सिमेट्री है। पर अगर रजिस्टर इक्वल नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर रजिस्टर इक्वल नहीं हुए तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें फिर सॉल्व करने के लिए आपको ये तो बेसिक मेथड से जाना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक मेथड मतलब आपको करंट मानने पड़ेंगे, किरचॉफ लॉ वगैरह यूज़ करना पड़ेगा इसमें। सर लूप लॉ? हाँ, लूप लॉ वगैरह पे वो यूज़ करने पड़ेंगे। अगर ये तो कहीं और कुछ कंडीशन बन जाए यहाँ पे तो बनेगी नहीं, मेरे को लगता है यहाँ पे तो लूप लॉ ही यूज़ करना पड़ेगा फाइनली फिर। ओके सर। है ना, लूप लॉ है या कुछ किताबों में अलग अलग ढंग से दिया है उसको, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना और क्या क्या लिखा हुआ है अलग अलग चीज़ें, लेकिन वो लूप लॉ ही है बेसिकली। आप कैसे ट्राई करें इसको? सर अगर इक्वल होंगे तो करंट तो नहीं जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में तो इक्वल थे। इक्वल में तो खैर सिमेट्री आ जाएगी तो जाएगा ही। यस सर। अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन में वही होता है, लूप लॉ वगैरह यूज करने पड़ते हैं, आपको मानना पड़ता है करंट कितना है, फिर उसको वही इक्विवेलेंट V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट करके निकालना पड़ता है, कंपेयर सर करके। क्वेश्चन में कैपेसिटर थे, तो मैं उस वो रजिस्टर लगा के फिर उसको इन्वर्ट कर देंगे तो हो जाता है। हाँ, वो तो खैर कर सकते हैं। कैपेसिटर भी अगर होंगे यहाँ पे तो तब भी कर सकते फिर हैं, सेम चार्ज चीज। देना पड़ेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और अगर सिमेट्री है तो इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर नहीं होगा, ऐसा कुछ हो यस जाएगा। सर। तो अगर सिमेट्री नहीं है तो स्टोर होगा, फिर आपको उसमें भी लूप लॉ लगाना पड़ेगा। पोटेंशियल 0 मान लो इसमें लूप में, तो चार्ज स्टोर आ जाएंगे यहाँ पे कितने कितने होंगे। एक इस ये लूप ले लो, एक ये वाला लूप ले लो, तो चार्ज स्टोर वगैरह निकल जाएगा इसका कैपेसिटर का, उससे आपका आ जाएगा। फिर आप Q इक्वल टू सी वी इक्वलेंट कर लो, C इक्वलेंट इंटू वी, है ना। तो Q निकाल लो, इसमें Q कितना गया बैटरी से, और V आपको पता है, तो Q जो है V की टर्म में आएगा एक्चुअली, तो आपका V कट जाएगा। मान लो 5V आ गया तो C आपका फिर 5 आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट इसके अलावा? नो सर। ओके, चलिए ठीक है, फिर क्लास को ब्रेक करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल।